Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of September 2022. तो गाइज आज है तारीख 1 सितंबर 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको ये टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा चैनल मिलेगा, वहां से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और अगेन वहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन, ये प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। देन हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। आज का मैप का क्वेश्चन क्या है, तो आज आप लोग को मैप में जाकर देखना है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, क्या बोलता है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे सिचुएटेड आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ऑप्शन बी ईस्ट ऑफ ले, ऑप्शन सी नॉर्थ ऑफ गिलगित या फिर ऑप्शन डी नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आपने थंबनेल के अंदर देखा कि पीएम मोदी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने वाला है एक खतरनाक सा डॉग, जो कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर यही एक एग्जैक्टली आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी जो कि रीसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। वो डॉग आपको यहाँ पर ये वाला डॉग देखने को मिलेगा। ये जो डॉग है ना, ये हमारे कंट्री की एक ब्रीड है जिसको हम लोग मुधोल हाउंड के नाम से जानते हैं। इसका ये भी पिक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है अभी पिछले कुछ दिनों में, जब से इसके बारे में चर्चा हुई है कि ये डॉग एक प्रोटेक्शन या फिर एक सिक्योरिटी हमारे पीएम को प्रोवाइड करवाने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक्सप्लेन सेक्शन पर इसके बारे में डिटेल से समझाया था। और इनफैक्ट यहाँ पर जो हमारे पीएम मोदी हैं, इन्होंने जो पहले का मन की बात है ना, उस मन की बात के अंदर इन्होंने मेंशन किया था कि हमारे कंट्री के पास खुद यहाँ पे डॉग्स की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं, उसमें ब्रीड्स में मुधोल हाउंड का नाम लिया गया था। पीएम मोदी ने इसके बारे में जिक्र काफ़ी बार किया है और ये मेंशन करते हैं कि जो ब्रीड है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस ब्रीड के अंदर हर एक वो चीज़ है जो कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी को लेकर चाहिए होती है। अब इस ब्रीड के बारे में ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते रहते हैं। तो मुधोल हाउंड रिसेंटली चर्चा में क्या है, तो एक डॉग की ब्रीड है। अगर इसके बारे में बात करें, देखो बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे ना तो अपने आप में इसके जो पैर आपको देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी लंबे चौड़े पैर देखने को मिलेंगे, काफ़ी लंबी जंप लगा सकता है। प्लस यहाँ पर इसके अंदर एक कैपेबिलिटी ये है कि ये 270 डिग्री के अंदर देख सकता है। प्लस यहाँ पे बहादुरता है जैसे सभी डॉग्स के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पर एक स्टडी बताती है कि जो मुधोल हाउंड है ना, ये बाकी सारे डॉग के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा लॉयल देखने को मिलते हैं। हंटिंग के मामले में यहाँ पर इन डॉग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हंटिंग के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे मराठा किंग थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो यहाँ पे इन्होंने भी अपनी आर्मी के अंदर इसी डॉग की प्रजाति का इस्तेमाल किया है, ऐसे भी यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो इस डॉग की अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल जाती है। तो अब न्यूज़ ये निकल कर आई है कि ये जो मुधोल हाउंड डॉग है ना, इसको इंक्लूड कर लिया गया है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अंदर में। अब यहाँ पे इसको ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी कुछ महीने तक, फिर उसके बाद में इस ब्रीड को हमारे पीएम की सिक्योरिटी के लिए रखने वाले हैं। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन आप कहोगे वेट, आज का डिस्कशन चल कैसे रहा है, आज का न्यूज़पेपर कहाँ गया? देखो मैं आपको बताता हूँ हुआ गया। तो कल गणेश चतुर्थी थी, कल सबने लोगों ने सेलिब्रेशन किया होगा। तो द हिंदू ने कल ही के न्यूज़पेपर में बराबर में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। वो इन्फॉर्मेशन क्या शेयर किया है, देयर विल बी नो इशू ऑफ द हिंदू डेटेड 1 सितंबर 2022। 1 सितंबर को यानी कि आज की तारीख की बात की जा रही है, द हिंदू पब्लिश नहीं होगा, द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आएगा। नीचे आप देखोगे अगर कोई रीडर है
तो वो ऑनलाइन एडिशन को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन हम लोग ऑनलाइन एडिशन की बात करें तो मैं पिछले 1.5 से 2 घंटे तक वेट कर रहा था, ऑनलाइन एडिशन आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन एडिशन भी अटका पड़ा है। तो यहाँ पर जैसे ही अपलोड होगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, आपको पता होगा गणेश चतुर्थी पर हर साल द हिंदू पब्लिश नहीं होता है, जैसे होली दिवाली पर पब्लिश नहीं होता है, वैसे ही गणेश चतुर्थी पर भी पब्लिश नहीं होता है। तो आज भी यहाँ पर पब्लिश नहीं हुआ है। पब्लिश होता भी है, ऑनलाइन एडिशन आता भी है, तो उसके आर्टिकल्स आपको कवर करवा दिए जाएंगे, डोंट वरी। वैसे आज के डिस्कशन में हम फिर क्या करने वाले हैं, आज का डिस्कशन द हिंदू से भी कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग बस खाली वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चलेगा कि इस वीडियो का इंपॉर्टेंस क्या है। इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, उसके कुछ आर्टिकल्स हैं, वो डिस्कस करेंगे, प्लस यहाँ पे कुछ और अलग न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बैकग्राउंड और स्टैटिक डिटेल्स के साथ में, जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? चलो फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है मेक श्योर करना उसको दबा दो। आज हालत खराब हो गई पीपीटी बनाने में, 2 घंटे तक तब वेट किया, फिर उसके बाद में पीपीटी बनाना स्टार्ट किया, तो आप लोगों को खुद यहाँ पे आगे पता चलेगा कि हाँ आखिरकार कितना शानदार सा ये डिस्कशन रहा है। जो पहला आर्टिकल है ये बात करता है राइजिंग प्राइसेस रुपी गेन हर्ट टी एक्सपोर्ट्स टू यूरोप एंड जापान। मतलब क्या है, रीसेंट टाइम्स में हम लोगों ने देखा है कि इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, और इसी की वजह से इंडिया का जो टी एक्सपोर्ट है, यानी कि चाय की पत्ती हम लोग बहुत सारी उगाते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये जो एक्सपोर्ट है ना, टी एक्सपोर्ट, इसके ऊपर बहुत बुरी तरह से एक अफेक्ट हुआ है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। हमारा टी एक्सपोर्ट पिछले कुछ टाइम पे घटता हुआ नजर आया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि खुद चाय की पत्ती के जो दाम है इंडिया के अंदर वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो इंडिया का जो खुद का टी प्रोडक्शन है वो काफ़ी महंगा बैठ रहा है, दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं। दैट इज़ वाई जो कंट्रीज़ हम लोगों से परचेज किया कर रही थी, यानी कि जो कंट्रीज बायर्स थी, वो अभी हम लोगों से परचेज नहीं कर रही हैं, या फिर परचेज करना इन्होंने कम कर दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखोगे, प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जो टी एक्सपोर्ट है ना, इसमें हम लोगों को बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जो सबसे बड़े बायर हैं भारत से, इस चाय की पत्ती को कौन परचेज कर रहा है? यूरोप बहुत सारी चाय की पत्ती परचेज करता है, उसके बाद जापान भी परचेज करता है, लेकिन आज के टाइम पर इन्होंने यहाँ पर खरीदना काफ़ी हद तक कम कर दिया है। देखो, भारत बहुत अच्छी क्वालिटी का जो चाय की पत्ती है उसका प्रोडक्शन करता है, और हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर या फिर पिछले 1 साल के अंदर 40 से 50% तक दाम बढ़ चुके हैं इस टी के ऊपर। फिर उसके बाद में देखोगे यहाँ पे जैसी दाम बढ़ रहे हैं ना, तो ये जो यूरोपियन यूनियन और जो जापान, ये सारे देश आपको जो देखने को मिलेंगे, इन्होंने कहा कि हम लोग ज़्यादा हाई प्राइस पे नहीं कर पाएंगे। एक टाइम पर हम लोग काफ़ी कम प्राइस में इतना सारा चाय का पत्ती खरीद लिया करते थे, आज के टाइम पर इंडिया के अंदर खुद इसके दाम बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से हम लोग इतना ज़्यादा हाई प्राइस नहीं देने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख पाओगे इन कंट्रीज़ का स्टेटमेंट। अब ये सारी बातें किसने बताई हैं? ये सारी बातें खुद जो हमारे टी एक्सपोर्ट पार्टनर एसोसिएशन है, इनके चेयरमैन ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और इनफैक्ट यहाँ पर टी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने ये बताया कि साल 2022 के अंदर, ध्यान से सुनना, साल 2022 के अंदर जापान ने जो हम लोगों से टी को परचेज किया है वो बेसिकली बहुत कम हो चुका है। यानी जापान को हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके अंदर लगभग 10.71% से गिरावट देखने को मिली है। ऐसे यहाँ पर जर्मनी को लेकर भी आप देख पाओगे 10.33% से गिरावट देखने को मिली है। यूके के अंदर भी 2.46% से गिरावट देखने को मिली है। तो इस प्रकार से आज के टाइम पर हमारा टी सेक्टर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा आप लोग ध्यान में रख सकते हो। क्लियर हो गया? अब इतनी बात हो गई। अब देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, टी के बारे में, तो टी बेसिकली 2 प्रकार की है। एक होती है ऑर्थोडॉक्स। कहोगे ये क्या है? मैं आपको बताऊंगा आगे। ऑर्थोडॉक्स टी क्या होती है, और दूसरी होती है सीटीसी। दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। देखो, यहाँ पे बात की जाती है ऑर्थोडॉक्स टी की। अब जो ये ऑर्थोडॉक्स का टी का प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा रहा है, ऑल टाइम हाई रहता है, असम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, और ये वाली चाय की पत्ती ना काफ़ी सारी कंट्रीज़ को पसंद आती है। यूएई हो गया, उसके बाद ईरान हो गया, वो हम लोगों से ये ऑर्थोडॉक्स वाला जो टी है ना, ये भरपूर मात्रा में परचेज करता है, और आज के टाइम पर ये लोग परचेज कर भी रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है ना? तो बेसिकली इस वाले आर्टिकल से आपको 3-4 चीज़ें पढ़नी है एग्जाम के लिए, जैसे कि टी, ये जो टी है ना, इसके बारे में आपको डिटेलिंग्स पढ़नी है। टी बोर्ड के बारे में जिक्र किया गया है, उस टी बोर्ड के बारे में पढ़ लेना। तीसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑर्थोडॉक्स टी, ऑर्थोडॉक्स टी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना। अब क्या क्या पढ़ना है, आगे चलते हैं। देखो, ऑर्थोडॉक्स टी बेसिकली ऐसे देखने को मिलेगी, थोड़े से बड़े साइज़ के पत्ते आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये सीटीसी टी होती है, नॉर्मल चाय की पत्ती है, जो कि आप लोग घर में इस्तेमाल करते होंगे, है ना? आगे आते हैं।
अभी मैं और डिटेल से बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले हम लोग टी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि चाय का प्रोडक्शन कैसे होता है, चाय की पत्ती कैसे बनाई जाती है। तो ये जो चाय की पत्ती है यानी कि जो टी है ना, ये बेसिकली यहाँ पे आज के टाइम पर दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है। ये बनता कैसे, यानी कि चाय की पत्ती जो है ना, कौन से प्लांट से निकाली जाती है, कौन सा पौधा है जिससे यहाँ पर ये चाय की पत्ती बनती है, तो वो है कैमेलिया सीनेंसिस प्लांट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे चाय की पत्ती का सबसे पहली बार ओरिजिन कहाँ पे हुआ, यानी कि जो ये चाय है इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। देखो, इसको लेकर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चाय की पत्ती का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन बोला यह जाता है, कुछ एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पर बोला जाता है कि जो चाय है ना, वो सबसे पहली बार चाइना के अंदर लगभग आज से 5000 साल पहले कंज्यूम करी गई थी। ऐसा कुछ एविडेंसेस हमें बताते हैं, ठीक है ना। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ, चाइना से हुआ, ऐसा यहाँ पर ध्यान में रखना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाय की पत्ती को लगाने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं, क्योंकि कंडीशंस भी पूछी जाती हैं। कंडीशंस में अगर हम लोग बात करें, मान लो टी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कैसा क्लाइमेट चाहिए। जो क्लाइमेट है थोड़ा सा हॉट गर्म रहे और उसमें थोड़ी सी नमी रहे, इस प्रकार का क्लाइमेट सूटेबल रहता है। टेम्परेचर की बात करें, कितना टेम्परेचर चाहिए, जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का चाहिए होगा। इस टेम्परेचर के बीच में जो हमारा चाय का प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर इससे कम बढ़ती होता है टेम्परेचर तो कहीं ना कहीं हमारी फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। तीसरा, यहाँ पर रेनफॉल की बात की जाती है, कितनी रेनफॉल चाहिए, तो लगभग यहाँ पर 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर के आसपास एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है, ताकि हम लोग अपने चाय की प्रोडक्शन को सही से कर सकें। फिर उसके बाद में सॉइल की बात करें, कौन सी मिट्टी के अंदर ये सूटेबली आप कह सकते हो ग्रो कर सकता है। तो मोस्ट सूटेबल जो मिट्टी है ना चाय की कल्टीवेशन के लिए, वो बेसिकली देखने को मिलती है स्लाइटली एसिडिक सॉइल, यानी कि जिसमें थोड़ा सा एसिड आपको देखने को मिलेगा। बिना कैल्शियम की जो मिट्टी होती है वो एक सूटेबल मिट्टी कहलाती है, सूटेबल सॉइल कहलाती है। वहाँ पे हम लोग चाय का कल्टीवेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस जो कि मैटर करती हैं। अब आगे बात करते हैं इंडिया और टी के प्रोडक्शन के बीच का क्या है एग्जैक्टली कनेक्शन। तो कनेक्शन में सबसे पहला पॉइंट याद रखने वाला है, इंडिया आज के टाइम पर लार्जेस्ट कंज्यूमर है टी का पूरे दुनिया भर में। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन टी का हम लोग करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी आपको इंडिया देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं प्रोडक्शन करने के मामले में। तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, चाइना जो है ना एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यानी कि देखो, दूसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, इंडिया दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो पहला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा होगा, तो पहला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको चाइना देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में इंडिया की बात करें तो हम लोग प्रोडक्शन भी इतना करते हैं, प्रोडक्शन करने के साथ साथ हम लोग चौथे नंबर पर आने वाले सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। तो चाय का एक्सपोर्ट भी हम लोग करते हैं दुनिया भर में, उसमें हम लोग चौथे नंबर पर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, आपको पता होगा राइस को लेकर पूछा गया था कि राइस के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो एक कुछ डेटा आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाया गया। अब एक और एक्स्ट्रा पॉइंट, जब भी बात आती है टी की तो टी से संबंधित एक इंटरनेशनल डे का सेलिब्रेशन भी होता है। तो हर साल 21 मई को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल टी डे, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अब ये वाला पिक्चर ज़रूर से पढ़ना है। इस पिक्चर में बताया गया है मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया, कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन भारत में किया जाता है। तो आपको टी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में दार्जिलिंग देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में असम देखने को मिलेगा, नीलगिरी देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग स्टाइल और अलग अलग फ्लेवर में आपको टी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये कुछ एरियाज़ आपको देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर टी का प्रोडक्शन आज के टाइम पर किया जाता है। आगे आते हैं। अब देखो, जब भी बात करते हैं हम लोग टी के बारे में तो यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है टी बोर्ड। ये टी बोर्ड क्या है, ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इनफैक्ट साल 2022 में यानी इसी बार क्वेश्चन पूछा गया था। टी बोर्ड क्या है, तो ये बेसिकली एक स्टैचुरी बोर्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। इस बोर्ड के अंदर आपको 31 मेंबर्स के आसपास देखने को मिलते हैं। और इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली बात है, ये पूरी तरह से हमारे टी सेक्टर को ग्रो करने में मदद करता है। इसी वजह से यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, पूरे टी सेक्टर को देखने के लिए इस टी बोर्ड को बनाया गया है। इसका काम यह है कि हम लोग अपने कंट्री से जो टी का एक्सपोर्ट है उसको काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर सकें, टी की ग्रोथ के ऊपर काम कर सकें, रिसर्च और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को चला सकें, वो सारा काम यहाँ पर टी बोर्ड का देखने को मिलता है। सिंपल सी बात हो गई। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। अब जो टी को लेकर कुछ अलग अलग बोर्ड्स बना रखे हैं ना,
इनके कुछ आपको ऑफिसेज देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, तो इंडिया में भी ऑफिसेज हैं, प्लस इंडिया से बाहर दूसरे कंट्रीज़ में भी ऑफिसेज आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर टी बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल के अंदर आपको ये हेड ऑफिस देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे कंट्री में लगभग 23 के आसपास ऑफिसेस नज़र आते हैं। अब करेंटली अगर हम लोग बात करें, इसी टी बोर्ड के 2 ओवरसीज ऑफिसेस हैं। ओवरसीज मतलब विदेश में आपको देखने को मिलेंगे, और वो ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं, दुबई और मॉस्को के अंदर आपको वो दोनों ऑफिसेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये डेटा था बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट। कहोगे इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की क्यों ज़रूरत थी? इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि आप देखो ये यूपीएससी का इसी साल का क्वेश्चन है। इसी साल की बात कर रहा हूँ जो जून में प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था 79 नंबर का, विद रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टी बोर्ड के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो टी बोर्ड है ये एक स्टैचुटरी बोर्ड है। दूसरा स्टेटमेंट ये एक रेगुलेटरी बोर्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आता है। तीसरा यहाँ पर जो टी बोर्ड है इसका हेड ऑफिस आपको बेंगलुरु में सिचुएटेड देखने को मिलेगा। चौथा स्टेटमेंट जो टी बोर्ड है इसका जो ओवरसीज ऑफिस यानी विदेश में जो ऑफिस देखने को मिलता है वो दुबई और मॉस्को में है। अब इन 4 स्टेटमेंट्स को देखते हुए यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है 1 एंड 3, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है 2 एंड 4, तीसरा स्टेटमेंट बोलता है 3 एंड 4, या फिर चौथा स्टेटमेंट बोलता है 1 एंड 4। तो इसका सही आंसर फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन इसका करेक्ट आंसर बता पाता है। चलो आगे आते हैं, ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किया ही। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जब हम लोग टी की बात करते हैं तो टी में 2 प्रकार की टी देखने को मिलती है। एक होती है ऑर्थोडॉक्स जो कि आप लोग को इधर पिक्चर में दिख रही होगी, और इधर आपको देखने को मिलेगी सीटीसी। क्या है डिफरेंस? ऑर्थोडॉक्स टी की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पर आपको पूरे पूरे पत्ते नजर आते हैं, है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, जो होल लीफ है वो यहाँ पर नजर आती है। लेकिन जब सीटीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रश टीयर कर्ल वाली टी नजर आती है, यानी कि इस प्रकार से क्रश वगैरह किया कर दिया जाता है इस चाय की पत्ती को। तो सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स में क्या डिफरेंस है ध्यान रखना। देखो पहले ना ऐसे ही वाला ऑर्थोडॉक्स वाला टी का ही यूज़ किया जाता था, लेकिन कुछ टाइम बाद लगभग 1950s के टाइम पर क्या होता है, जो टी बैग्स होते हैं, आज के टाइम पर आपको पता होगा कप में डुबाने वाले टी बैग्स आते हैं, टी बैग्स लाए गए। अब टी बैग्स यहाँ पर एक साइज़ में आ रहे थे, तो यहाँ पर कोशिश ये की गई कि भैया ये जो पत्ते हैं ना, ये पत्ते कहीं ना कहीं टी बैग्स के अंदर सही से नहीं आ पाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर इनको क्रश किया जाए, इन टी बैग्स के अंदर भरा जाए, फिर इन टी बैग्स का इस्तेमाल किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर उसके बाद से ये हम लोग सीटीसी वाला जो टी है उसका प्रोडक्शन करने लगे हैं, और आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन भी किया जाता है। आई होप आपको इसका डिफरेंस भी क्लियर हो चुका है। चलो आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, शनिंग कॉलोनियल हिस्ट्री नेवी टू अनवील न्यू एनसाइन। मतलब यह है कि आज 1 सितंबर हो गया, कल 2 सितंबर होगा। तो कल जब 2 सितंबर होगा तो इंडिया का जो पहला खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है विक्रांत, आईएनएस विक्रांत, आपको पता होगा एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, जिसको हम लोगों ने खुद बनाया है। तो बेसिकली यहाँ पर इसकी सेरेमनी वगैरह पूरी होने वाली है, सितंबर 2 को ये सेरेमनी रखी गई है। तो इसी अवसर पर इंडिया क्या करने वाला है, इंडिया यहाँ पर अपने नेवी का एक नया फ्लैग लेकर आएगा। एंजाइन मतलब फ्लैग, तो नेवी का एक नया फ्लैग आने वाला है। अभी के टाइम पर नेवी का फ्लैग कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है, ठीक है ना। अभी के टाइम पर फ्लैग आप देखोगे कुछ इंग्लैंड से मैच करता हुआ नजर आएगा, इस प्रकार से आपको ये रेड कलर का इस पर क्रॉस देखने को मिलेगा। इधर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, बीच में हमारा एम्बलम लगा हुआ है सत्यमेव जयते के साथ में। तो आज के टाइम पर कुछ इस प्रकार से नेवी का फ्लैग है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर बदलाव करें, और बदलाव यहाँ पर करने वाले हैं क्योंकि आपको पता होगा बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रिसेंटली जब हम लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन किया था, तो उस अवसर पर जब पीएम ने रेड फोर्ट से स्पीच दी, तो उस स्पीच के अंदर में पंच प्राण के बारे में चर्चा की थी, यानी 5 प्लेजेस के बारे में चर्चा की थी। इन 5 प्लेजेस के अंदर जो सेकंड प्लेज थी, वहाँ पे हमारे पीएम ने बोला था कि जो भी कॉलोनियल माइंडसेट है यहाँ पर, जिस प्रकार से आप कह सकते हो हाँ इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का एक राज रहा था, वो सब हमारे दिमाग से निकाल देना है। हमें कुछ भी बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, क्योंकि वो चीज़ें माइंडसेट के अंदर रहेंगी तो कहीं ना कहीं हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो चीज़ें माइंड में पूरी तरह से ख़त्म कर देनी है। एग्जैक्टली ये दूसरा प्लेज था। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर पीएम क्या कर रहे हैं कि ये जो ये इंग्लैंड वाला साइन आपको दिख रहा है ना, इस साइन को कर दिया जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, फिलहाल एक नया डिज़ाइन जो है आने वाला है। 2 सितंबर को हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से एक डिज़ाइन निकल कर आता है।
करंट टाइम पर ऐसा फ्लैग है। अच्छा, ये फ्लैग आया कैसे? देखो यहाँ पे ये पूरा आपको इतिहास देखने को मिलेगा। ये जो 5 पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, इन 5 पिक्चर्स को अच्छे से सीक्वेंस वाइज में कवर करते चलना। सबसे पहला पिक्चर ये वाला देखते हैं। 1947 से लेकर 1950 के बीच में, यानी जब देश आज़ाद हुआ हमारा, तो उस समय हमारी नेवी का फ्लैग कैसे हुआ करता था। इस प्रकार से फ्लैग हुआ करता था। यहाँ पे आप कह सकते हो इंग्लैंड का फ्लैग, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर आपको ये फ्लैग देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, हमने बाद में 1950 से लेकर 2001 के टाइम पर हमने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया इसके अंदर, और बदलाव ये था कि इसका फ्लैग ख़त्म करके हमने यहाँ पर इंडिया का अपना फ्लैग लगा दिया था। ठीक है ना। फिर उसके बाद में 2001 तक इस प्रकार से हमारे नेवी का फ्लैग रहा। फिर 2001 से लेकर 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की यहाँ पर गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज किया। इन्होंने ये जो साइन था ना, इसको हटा दिया पूरी तरह से। और हटाने के बाद में यहाँ पर ये जो बेसिकली आपको ये क्रॉस दिख रहा है ना, वो क्या है? वो है क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज। ठीक है ना, सेंट जॉर्ज का वो क्रॉस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 2001 से लेकर 4 के बीच में इस क्रॉस को हटा दिया गया था और यहाँ पर इस सिंबल को ऐड कर दिया गया था। ये 2004 तक ऐसा रहा फ्लैग। फिर 2004 से लेकर 2014 तक फिर से एक बदलाव हो गया, और यहाँ पर फिर से आप कह सकते हो ये जो सेंट जॉर्ज का जो ये क्रॉस है, बेसिकली ये आ जाता है वापस से, और इस क्रॉस के साथ साथ यहाँ पर सत्यमेव जयते का आपको एम्बलम भी देखने को मिल जाता है। फिर आज के टाइम पर 2014 से लेकर अभी तक 2022 तक कुछ ऐसा आपको ये फ्लैग देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो बेसिकली अभी तक आप कह सकते हो 4 बड़े बड़े चेंजेस हो चुके हैं इस फ्लैग के अंदर, और 4 बड़े बड़े चेंजेस के बाद में ये जो अभी एक नया चेंज होने वाला है, ये बेसिकली 5वां चेंज होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो 1950 से ये 5वां बड़ा चेंज होने वाला है, जो कि 2 सितंबर को हम लोग देखेंगे। तो पॉसिबिलिटी यही है कि सेंट जॉर्ज को यहाँ पर हटाने वाले हैं, इस क्रॉस को यहाँ पे हटाने वाले हैं। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और अभी यहाँ पर इस चीज़ को मैंने कनेक्ट कर दिया है जो 5 प्लेजेस हैं उस चीज़ से। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो, तो आर्टिकल काफ़ी चर्चा में था। आई होप आपको यहाँ पर सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, एक एडिटोरियल ये डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में मेंस का क्वेश्चन करेंगे। दूसरा एडिटोरियल हमारे पास में ये वाला है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का। फिर तीसरा एडिटोरियल यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्वैपिंग पॉलिसी से संबंधित है, इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे यहाँ पर 2 एडिटोरियल्स और हैं, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का ऑब्वियसली एडिटोरियल जो सेक्शन है ना, वो और ज़्यादा रेलिवेंट है। मतलब जब मैं पढ़ता चला गया तो काफ़ी हद तक बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आए हुए थे, तो मैं पढ़ता चला गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती चली गई, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है इस वीडियो के अंदर में। आई होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा, और मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन है उसको दबाना, और 5K प्लस लाइक जो है उसको पहुँचा देना। आज का जो पहला एडिटोरियल है, देखो यहाँ पे ऑथर ने क्या लिखा है। पहली बात, ऑथर के बारे में जान लो, ऑथर कौन है। ऑथर यहाँ पर ये जो राइटर है आज के टाइम पे जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है, ये बेसिकली एक रिटायर्ड वाइस मार्शल हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, रिटायर्ड वाइस मार्शल हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, हमारी मिलिट्री का क्रिटिसिज्म किया है। तो आप कहोगे कैसे कर दिया क्रिटिसिज्म? देखो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, ये जो एडिटोरियल है, जो लोग होशियार हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, जो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा डीपली यहाँ पर समझेंगे। अब समझने का मतलब यह है कि देखो कहीं कहीं पर मिलिट्री का क्रिटिसिज्म किया गया जिससे लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्योंकि देखो ये जो राइटर हैं ये खुद एक रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल रह चुके हैं। तो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ कमियां बताई कि कहाँ कहाँ पर कमियां हैं आज के टाइम पर हमारे मिलिट्री के अंदर, उस चीज़ को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी नेशन बिल्डिंग के अंदर, हमारी कंट्री को बिल्ड करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन आज के टाइम पर ना हमारी इन फोर्सेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें ठीक करना होगा, ऐसा यहाँ पर ये राइटर बोलते हैं। चलो फिर एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अब मुझे दिख रही है तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, नहीं दिख रही है तो PDF में से आप लोग पढ़ सकते हो, आपको एक एक पॉइंट मिल जाएंगे। देखो अभी क्या होता है, हम लोग 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन करते हैं, ये आपको सभी लोगों को पता है। अब देखो इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया है इतने सालों के अंदर, और यहीं पर आप देखोगे ना, जितना कुछ भी अचीव किया है हम लोगों ने अपने नेशन को बिल्ड किया है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे मिलिट्री का रहा है। मिलिट्री का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे पूरे कंट्री को बिल्ड करने के लिए। अब वो कंट्रीब्यूशन क्या क्या है वो यहाँ पर ये बोलते हैं, अलग अलग कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, जब आप लोग देखोगे बड़े सारे ऑपरेशंस हमारे देश ने चलाए हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ को हम लोगों ने सपोर्ट किया है। अपने इंडिया में हम लोगों ने पीस यानी जो शांति है उसको मेंटेन किया है। अब वो जो शांति मेंटेन करी गई है ना, वो भी बेसिकली यहाँ पर मिलिट्री की मदद से की गई है।
आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हो गए, वहाँ पे हमेशा से शुरू से ही काफ़ी हद तक विवाद रहा है, वहाँ पर भी मिलिट्री के रोल से ही शांति बनी हुई है। फिर यहाँ पे बोला गया कि आप लोग देखोगे एक बार कि जो कारगिल वॉर हुआ था, उस कारगिल वॉर में आप देखोगे कि इंडिया की जीत होती है। इनफैक्ट जैसे देश आज़ाद होता है 1947 के, अब 1947 में आज़ाद होने के बाद ही यहाँ पर तुरंत ही हम लोग को एक लड़ाई लड़नी पड़ जाती है पाकिस्तान के साथ में। आपको यहाँ पर इसके बारे में याद होगा। तो वहाँ पर भी आप देखोगे हमारे मिलिट्री का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। फिर ऑथर यहाँ पर बोलते हैं एक चीज़, ऑथर ये बोलते हैं कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो आपको पता होगा जो सारे स्टेट हैं वो इंडिया में इंक्लूड नहीं होना चाहते थे। जैसे हैदराबाद बिल्कुल अलग था, तो हैदराबाद को जो यहाँ पर जोड़ा गया इंडिया के अंदर में, जो रजाकार के फोर्स थी जो कि यहाँ पर निज़ाम को सपोर्ट कर रही थी। तो बेसिकली यहाँ पर इन सभी लोगों से लड़ने में हमारी मिलिट्री का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, मतलब हमारे नेशन को बिल्ड करने में मिलिट्री का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि हैदराबाद अलग था और हैदराबाद यहाँ पर इंडिया में जुड़ना नहीं चाहता था। तो वहाँ पर मिलिट्री के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करवा कर जो है आज के टाइम पर हैदराबाद को फिर उसमें इंक्लूड किया गया। तो मिलिट्री का जो कंट्रीब्यूशन है नेशन को बिल्ड करने में वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार से ऑथर ने मेंशन किया है। लेकिन अब आते हैं ऑथर एक पॉइंट पर, द फॉल एंड राइज ऑफ मिलिट्री पावर्स, यानी कि अब इन्हीं पावर के अंदर में आपको एक अप और डाउन दोनों देखने को मिलेगा। अप्स और डाउन्स कहाँ कहाँ पर आए हैं उसको यहाँ पर समझते हैं। देखो सबसे पहली बात ऑथर यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करते हैं, आप देखोगे हम लोग बात करें 1962 की वॉर की, यानी 1962 की वॉर की, जो कि हम लोगों ने चाइना के साथ में लड़ी थी। इस वॉर में इंडिया हार गया था, इंडिया की मिलिट्री हार गई थी, इंडिया की मिलिट्री की हार हुई थी इस वाले वॉर के अंदर। तो आप कहोगे ऐसा कैसे बोल रहे हो? देखो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझना, अब मिलिट्री की हार हो गई थी हमारी, उसके पीछे का यहाँ पर कुछ रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। रीज़न ये थे कि उस समय पर की जो पीएम थे ना वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उस समय के पीएम के बारे में भी ऑथर मेंशन करते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ना उन्होंने हमारे मिलिट्री को ज़्यादा पावर दी नहीं। इनफैक्ट जो हमारे बड़े बड़े जनरल हुआ करते थे उस समय पर, जो हमारे मिलिट्री जनरल हुआ करते थे, थिमैया और थोरात, ये आपको मिलिट्री जनरल के नाम देखने को मिलेंगे, यहाँ पे वाइस मार्शल ने मेंशन किया है। तो ये जो मिलिट्री जनरल थे इन्हें पता था कि हाँ चाइना क्या करने वाला है, चाइना किस प्रकार से यहाँ पर इंडिया के लिए एक कंसर्न, एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में पीएम को, हमारे पीएम को इन्फॉर्मेशन दी भी, लेकिन क्या हुआ, पीएम ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी उस समय पर मिलिट्री को ज़्यादा पावर्स देना नहीं चाहते थे। हालांकि मिलिट्री की मांग ये थी कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर्स दो, हमें अगर आप पावर दोगे तो हम लोग यहाँ पर 1962 की वॉर में जीत पाएंगे, लेकिन पावर नहीं दी गई। तो आप कहोगे क्यों, ऐसा क्या कारण था? क्योंकि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी सोच ये रहे थे कि अगर मिलिट्री को पावर दे दी जाएगी तो कहीं ना कहीं मिलिट्री क्या कर सकती है, कंट्री के अंदर कू कर सकती है, यानी तख्ता पलट कर सकती है। मिलिट्री के पास में पावर आ जाएगी तो मिलिट्री अपने हाथ में पूरी सत्ता लेकर बैठ सकती है। तो इस चीज़ से यहाँ पर नेहरू जी डरा बहुत करते थे। इसी की वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे 1962 की जो वॉर है इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद में ये बात हो गई। दूसरा यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको पता होगा गोवा में जो पोर्चुगीज़ हैं इनका मतलब बहुत टाइम तक कब्जा रहा, तो पोर्चुगीज़ को गोवा से निकालने के लिए हमें 14 साल लग गए, 14 ईयर्स लग गए। तो यहाँ पर 14 साल लग गए, इतना ज़्यादा टाइम लगना नहीं था जितना टाइम लग गया। तो अगेन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे बताया, देखो 1962 की वॉर में भले ही हार हो, लेकिन फिर 1971 की जो वॉर होती है ना उस वॉर के अंदर हमारी जीत होती है। अब 1971 के अंदर वॉर के अंदर जीत होती है, उस जीत के पीछे का रीज़न क्या है? उस जीत के पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि उस समय पर अब जो पीएम है वो चेंज हो गई थी। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने बेसिकली यहाँ पर काम किया है हमारे मिलिट्री के ऊपर, जो पावर्स हैं वो देने के बारे में चर्चा की है। 1971 के अंदर जो जीत हुई है उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर आपको काफ़ी सारा देखने को मिलेगा। जो हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी है वो बेसिकली यहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर एक वॉर करना चाहती थी, वॉर डिक्लेयर करना चाहती थी। लेकिन उस समय पर जो सर्विस चीफ थे उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल सच बोला, और सच बोलते हुए यहाँ पर आप कह सकते हो कि उस वॉर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। मतलब यह है जो सर्विस चीफ हैं उन्होंने एक सच्चाई बोली। सच्चाई ये बोली यहाँ पर कि देखो जिस समय इंदिरा गांधी जी डिक्लेयर करना चाहती थी कि बांग्लादेश के ऊपर एक वॉर, लेकिन सर्विस चीफ ये बोलते हैं कि नहीं अभी हम लोग वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते, अगर अभी वॉर डिक्लेयर कर देंगे तो अभी ये मानसून का टाइम है, हमें बहुत परेशानियाँ होंगी, तो इससे अच्छा ठंडियों का टाइम करो, वेट करो, विंटर का वेट करो, विंटर का वेट करोगे तो उसके बाद हम लोग अटैक करेंगे तो सही रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारे सर्विस चीफ है उन्होंने अपने सजेशन भी दिए थे, उन्होंने एक सच्चाई बोली थी जो कि आज के टाइम पर हमें बिल्कुल नहीं नज़र आती है। आज के टाइम पर ये चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं कि आज के टाइम पर कोई ऐसा जो सर्विस चीफ है वो यहाँ पर कोई बात अपनी रख दे।
तो बेसिकली यहाँ पर बीच में अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर डाउन है, कहीं कहीं पर अप्स हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि कहीं कहीं पर बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई हैं। मिस्टेक्स जैसे कि अलग अलग जब ऑपरेशन चलाए गए, ऑपरेशन पवन चलाया गया था ताकि श्रीलंका के अंदर जो हालात है वो सही करे जाएं। श्रीलंका के अंदर जो लिट्टे ग्रुप है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर ऑपरेशन पवन भी चलाया गया, आपको पता होगा, ठीक है ना। अब होता यहाँ पर यह है कि इस ऑपरेशन पवन के अंदर जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट ऑथर यहाँ पर राइटर जो है ये भी बोलते हैं कि कारगिल वॉर के अंदर भी डैमेज इंडिया को भी बहुत होता है। वैसे ही जब ऑपरेशन पवन चलाया गया तो ऑपरेशन पवन में भी आप देखोगे इंडिया के अंदर बहुत सारा डैमेज हुआ। अब वो डैमेज क्या क्या हुआ, यानी इंडिया के भी कहीं कहीं पर आप देखोगे तो बोला गया है 600 से 900 के बीच में जो सोल्जर्स हैं वो शहीद होते हैं। कहीं कहीं पर लिखा हुआ है 800 से लेकर 1000 के आसपास जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर शहीद हो जाते हैं इस ऑपरेशन पवन के तहत। तो आप लोग ये बात देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इतने सारे सोल्जर्स जो हमारे वो भी शहीद हो गए इस ऑपरेशन पवन में। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक डिजास्टर साबित हुआ था। फिर हमने ऑपरेशन कैक्टस को चलाया। ऑपरेशन कैक्टस के अंदर हम लोगों ने क्या किया, जो मालदीव्स है वहाँ पर जो कू था, मिलिट्री कू था, उसको यहाँ पे ख़त्म किया, मालदीव्स को सपोर्ट किया था। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको पता होगा गोल्डन टेम्पल अमृतसर में चलाया गया था, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हमारे लिए एक डैमेज साबित हुआ। गोल्डन टेम्पल को भी नुकसान हुआ, काफ़ी सारी चीज़ों को नुकसान हुआ, तो बेसिकली एक डिजास्टर हमारे लिए साबित होता है, ये भी यहाँ पर बोला गया। तो कुछ ऐसे ऑपरेशन है जो कि भारत के लिए, खासकर हमारे मिलिट्री के लिए एक डिजास्टर साबित होते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है ऑथर के थ्रू। फिर ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि इसके लिए हमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। अब वो चेंजेस क्या चाहिए उसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी गई है। जैसे क्या क्या, अब सबसे पहली चीज़ जब आप लोग देखोगे ना कि पहली बात यहाँ पर जब मिलिट्री को पावर की आवश्यकता है तो मिलिट्री को पावर यहाँ पर दे देनी चाहिए। उस टाइम पर हमारे लिए एक सही चीज़ देखने को मिलेगी। और आज के टाइम पर जो इंडिया है वो थोड़ा सा बदलता इंडिया देखने को मिल रहा है। करेंट टाइम पर इंडिया जो है ना एक एग्रेसिव सा देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा पुलवामा अटैक, उरी अटैक हम लोगों ने यहाँ पर जैसे ही हुआ उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान को जवाब भी दिया गया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया इन सारे केसेस पर जो भी अटैक यहाँ पर पाकिस्तान ने किए हैं। तो अब इंडिया थोड़ा सा एग्रेसिव आपको देखने को मिलेगा करेंट टाइम पर, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग को काफ़ी सारे सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि एक जो मिलिट्री है ना, हमारी मिलिट्री के अंदर साइनर्जी है उसकी ज़रूरत है। सिनर्जी मतलब यहाँ पर एक कोऑपरेशन की, तीनों मिलिट्रीज़ के अंदर, यानी कि जो हमारी एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, इन तीनों के बीच में एक कोऑपरेशन की, एक सपोर्ट की, कोऑपरेशन बेसिकली साइनर्जी या मेल मिलाप की ज़रूरत है। क्योंकि काफ़ी सारी जगह पर हमने जो पुराने ऑपरेशंस हैं, जैसे ऑपरेशन पवन को दिया गया, ऑपरेशन पवन में हम लोगों ने ये देखा कि ऑपरेशन पवन में बेसिकली श्रीलंका के अंदर जो है, जो लिट्टे ग्रुप है, इसको यहाँ पे ख़त्म करना था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस ग्रुप का जो लीडर है ना, इस ग्रुप को हमारी रॉ ने खुद ट्रेन कर रखा था। अब ये लोग श्रीलंका में मांग कर रहे थे कि हमें एक अलग से एरिया चाहिए, है ना, तमिल इलम करके हमें एक अलग से एरिया चाहिए तमिल्स के लिए, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी समझाया, ये लोग माने नहीं और इनको यहाँ पे रॉ ने ट्रेन कर रखा था। अब इंडिया ने जब अपना ऑपरेशन लॉन्च किया श्रीलंका के अंदर इसको ख़त्म करने के लिए, इस ग्रुप को, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हमारा ये ऑपरेशन फेल हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि लिट्टे को हमने खुद, हमारी रॉ ने ट्रेन किया था। लेकिन जब आप लोग देखोगे तो इंडिया के अंदर ये रहा कि हमने रॉ से कुछ पूछा तक नहीं और ऐसे यहाँ पर अटैक कर दिया श्रीलंका के ऊपर, और इनको जबकि पता था कि यहाँ हम लोग क्या करने वाले, क्योंकि रॉ ने खुद इनको ट्रेन कर रखा था। तो बेसिकली यहाँ पर कहा यह जा रहा है जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो कोऑर्डिनेशन पहले काफ़ी ख़राब देखने को मिला है काफ़ी सारे केसेस में। तो उन केसेस में जो कोऑर्डिनेशन ख़राब हुआ है उसकी वजह से भी हम लोगों को बहुत सारा नुकसान फेस करने को मिला है, डिजास्टर हुआ है। तो बेसिकली उसी कोऑर्डिनेशन की, उसी साइनर्जी की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और यही चीज़ें क्या कर सकती हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं आने वाले कुछ साल में, अगर हम इस चीज़ के ऊपर सोच समझकर कोई कदम उठाते हैं तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये सारी बातें समझ में आई होंगी जो भी यहाँ पर समझाई गई हैं। तो ये ऑथर बेसिकली खुद एक एयर वाइस मार्शल हैं, तो इनकी जो बातें हैं काफ़ी रिलेवेंट आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या क्या, जैसे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बने, चाहे इंटरव्यू में चाहे कहीं पर भी, मिलिट्री के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर देखने को मिलती हैं, तो आपके पास में बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट हो चुके हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी कलेक्ट हो चुके हैं, प्लस फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आपके पास में आ चुके हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, आगे आते हैं। अब आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसको देखते हैं। हालांकि हमें एडिटोरियल डिस्कशन से पहले इस मेंस के क्वेश्चन को लेना था, चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा है, फ्रीबीज बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा, तो आखिरकार क्या है फ्रीबीज ये आपको पता ही है। तो इसी के बेसिस पर आज एक क्वेश्चन बना हुआ है, आर फ्रीबीज अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया।
तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा इसके ऊपर आंसर लिखा जा सकता है। तो 250 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। क्या ये जो फ्री में सामान बांटा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू वोटिंग से पहले, फ्री में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ये देंगे, फ्री में वाटर देंगे, यहाँ पर फ्री में ये सारी चीज़ें देंगे, ये जो फ्रीबीज़ हैं क्या ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को वाकई में अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली? ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। अगर नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं, करती हैं तो क्यों करती हैं, ये आप लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखना है। और लिखने के बाद में अपना आंसर कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग वाला चैनल आपको मिलेगा। वहाँ पर लगभग 27,000 के आसपास जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी करते हैं। तो आप लोग अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सेंड कर देना और कोशिश करना कि आप भी एटलीस्ट 2 आंसर्स को रिव्यू कर लो। सब लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर लेंगे तो एक दूसरे की हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी। आपको कुछ अगर नए पॉइंट्स मिलते हैं किसी दूसरे के आंसर में तो उन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, उससे बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ में दूसरे के अगर आंसर के अंदर कोई मिस्टेक होती है तो आप उस मिस्टेक्स को यहाँ पे बता सकते हो, तो इससे सामने वाले भी अपनी गलती को सुधार पाएगा। तो बेसिकली एक कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, आप विजिट करके आओ और भी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पर इस प्रकार से आपको आंसर लिखकर वहाँ पे सबमिट करना है। चलो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इस वाले आर्टिकल को चंदन भूषण साहब ने लिखा है, काफ़ी डिटेल से इन्होंने मेंशन करा है। इन्होंने बताया अ कोल इकोनॉमी टू अ ग्रीन इकोनॉमी, कैसे हम लोग एक कोल इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर ये ऑथर मेंशन करते हैं। अब एक एक करके सारी बातें समझेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलती है कि आप देखोगे भारत के अंदर आज के टाइम पर जो पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और उसी पोल्यूशन की वजह से हम लोगों ने एक टारगेट रखा है। आपको पता होगा 2070 तक का हमारा टारगेट है कि हम लोग एक नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ेंगे, यानी पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। और इसी के बेसिस पर कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, और वो जो रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत ने अपना जो टारगेट रखा है 2070 तक हमें पोल्यूशन फ्री बनना है, इसके लिए एटलीस्ट हम लोगों को लगभग 10.1 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। 10.1 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा चाहिए होगा, तब जाके 2070 तक हम लोग नेट ज़ीरो एमिशन वाले टारगेट को या पोल्यूशन फ्री वाले टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि हाँ रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट ने इसके बारे में बताया। लेकिन ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कुछ और भी कदम हैं, जैसे आज के टाइम पर जो कोयला जलाया जा रहा है, कोयले का जो उपयोग भरपूर मात्रा में हो रहा है, उस कोल इकोनॉमी को हम लोग ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो भारत ने टारगेट रखा है 2070 तक का, इसको अचीव किया जा सकता है कुछ छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करे हैं। बेस्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इसको ज़रूर से अपने पास में इनकॉर्पोरेट करके रखना। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ये बोलते हैं, जो रिपोर्ट आई थी रिसेंटली जिसने बोला कि हमें अगर अपना टारगेट अचीव करना है तो इतना पैसा खर्चना होगा, तो ऐसी रिपोर्ट आती रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो रिपोर्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को एक ओवरऑल आइडिया देती हैं, हम लोग को एक होप देती हैं कि हाँ हम लोग अपने क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस कर सकते हैं, कि हाँ भैया इतना पैसा खर्च कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, हम लोग सिचुएशन इंप्रूव कर पाएंगे। तो एक आशा जगती है अंदर से। प्लस यहाँ पर जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी ना, यानी पोल्यूशन कम होना स्टार्ट होगा, तो पोल्यूशन एक तरफ कम होगा, दूसरी तरफ जो जॉब्स हैं वो जनरेट होती हुई नजर आएंगी। यानी कि जो भी यहाँ पर मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं, मिलियंस ऑफ नई ग्रीन जॉब्स बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ से एक तरफ से पोल्यूशन खत्म कर रहे होंगे, दूसरी तरफ ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो बहुत सारी नई नई जॉब्स यहाँ पे जनरेट हो रही होंगी उस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो यहाँ पर ये चीज़ें एक अच्छा इंपैक्ट डालती हैं जो भी ये रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन करना क्या, अब इस रिपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा और डिटेल से एनालिसिस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है उसको समझते हैं। अब यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि जब आप लोग देखोगे ना कि हम लोग को ग्रीन इकोनॉमी की तरफ अगर बढ़ना है, तो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग को भरपूर मात्रा में पैसा चाहिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ताकि हम नई नई ग्रीन इंडस्ट्रीज़ बना सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर सकें, हाइड्रोजन का यूज़ कर सकें, ग्रीन स्टील का यूज़ कर सकें। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए ऑब्वियस ही बात है, हम लोग को एक बहुत ज़्यादा तगड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम लोग क्या कर सकेंगे, अपनी ग्रीन इकोनॉमी को आगे जाकर अचीव कर सकेंगे। ये बात तो है। लेकिन आज के टाइम पर जो इंडस्ट्रीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिल रही हैं, फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल रही हैं, यानी कि जो कि बहुत सारा पोल्यूशन जनरेट कर रही हैं। तो करना क्या होगा, पहले इन इंडस्ट्रीज़ को हमें बंद करना होगा, इन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर ख़त्म करना होगा, जो कि आज के टाइम पर बहुत सारा पोल्यूशन जनरेट कर रही हैं। बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े फ्राइट कॉरिडोर्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ से भरपूर मात्रा में पोल्यूशन हो रहा है।
तो करना यही है कि इनको बंद करना है, और इनको बंद करने के बाद में इनके बदले में हम लोगों को ग्रीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है। जो आज के टाइम पर ब्लैक इकोनॉमी है, कोल इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी कह लो, यानी कि जो पोल्यूशन हो रहा है इसको हम लोगों को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देना है, पोल्यूशन को कम कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ऑथर बोलते हैं कि देखो, मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ कि मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी रिसर्च करी है। पिछले 2 साल के अंदर ऑथर ने और ऑथर के कुछ कलीग्स हैं, इन्होंने बहुत डिटेल से स्टडी करी है भारत के कोल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, यानी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर भरपूर मात्रा में कोयला पाया जाता है। फिर उसको स्टडी करते करते ऑथर ने ये बोला कि उन कोल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम लोग एक बदलाव ला सकते हैं, एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। वो चेंज कैसे लाएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो ऑथर ने बोला कि मैंने जो भी स्टडी करी है उसमें से मैंने स्टडी करा रामगढ़ के बारे में जो झारखंड में है, फिर कोरबा के बारे में स्टडी करा जो छत्तीसगढ़ में है, फिर लास्ट जो स्टडी करी है मैंने वो अंगुल के अंदर, अंगुल के ऊपर स्टडी करी है। तो बेसिकली ये 3 जगह के बारे में ऑथर ने स्टडी करी है, यहाँ पर बहुत सारा कोयला पाया जाता है। तो ऑथर बोलते हैं कि हम लोग बहुत आराम से इस कोयले बेस्ड इकोनॉमी को खत्म करके ग्रीन इकोनॉमी को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, तो आओ समझते हैं। तो ऑथर ने पहले रामगढ़ के बारे में स्टडी करी, तो रामगढ़ के बारे में बोलते हैं कि जो स्टडी करी है रामगढ़ के बारे में वो ये बताती है कि रामगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे कोयले के जो माइन से खदान वो बहुत सारी देखने को मिलेंगी, लेकिन वो अनप्रॉफिटेबल हैं, यानी कि वो इतना पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं कि रामगढ़ की इकोनॉमी को ग्रो कर सकें। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, करना यह होगा कि उसकी इकोनॉमी को थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करना होगा, क्योंकि आज के टाइम पर वो लोग कोयले के ऊपर डिपेंडेंट हैं और कोयले से कोई जनरेशन हो नहीं रहा है। तो भाई उससे हटकर दूसरी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना होगा, इकोनॉमी को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना होगा। और ये जो कोयल माइंस है ना, बेसिकली आने वाले टाइम पर बंद हो ही जाएंगी, और बंद होने के बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना होगा, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। तो रामगढ़ के अंदर वैसी हालत आपको खराब देखने को मिलेंगे। ऐसे ही कोरबा के अंदर है। कोरबा क्या है, इंडिया का टॉप कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बहुत सारा कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है। जो यहाँ के रिजर्व्स हैं ना, जो कोल रिजर्व्स हैं वो खत्म होते नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कोयला खत्म होता नजर आ रहा है। बोला जा रहा है जो आज के टाइम पर एक माइन, वहाँ पर एक खदान देखने को मिल रही है, जो पावर प्लांट्स हैं, यहाँ पे कोयला 2040 से 50 तक खत्म हो जाएगा। तो कोरबा की पास अभी थोड़ा बहुत कोयला है, रामगढ़ के पास में कोयला खत्म हो चुका है। तो रामगढ़ और कोरबा का दोनों की बात करें तो दोनों पर ही आने वाले टाइम पर कोयले को लेकर एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिलेगा। अब इन दोनों स्टडी के बाद में ऑथर यहाँ पर बात करते हैं अंगुल के बारे में। अब ये जो अंगुल है ना, जब हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं तो ऑथर ये बोलते हैं अंगुल में सब उल्टा हो रहा है। रामगढ़ और कोरबा यहाँ पर कोयला खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन अंगुल के अंदर आप देखोगे कोयले का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये लगभग 100 मिलियन टन्स के आसपास कोयले का प्रोडक्शन करता है, यानी हमारे देश का ओवरऑल जो प्रोडक्शन देखें उसका 12% प्रोडक्शन अंगुल से हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है इसमें लगभग 1,68,000 के आसपास जो लोग हैं उनको जॉब्स मिल चुकी है, वो लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है, वो वहीं से कमा के खा रहे हैं उस कोल प्रोडक्शन सेक्टर से। और बोला यह जाता है कि अंगुल के अंदर कोल प्रोडक्शन लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। उस एरिया की जो जीडीपी है वो 61% जीडीपी कोयले के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया कि आने वाले 10 साल के अंदर कोयले का प्रोडक्शन दुगना तिगना होने वाला है। अंगुल के अंदर में लगातार कोयले का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहाँ पे कोयले का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है, और 1 डिस्ट्रिक्ट ऐसा जहाँ पे कोयले का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऑथर ने बोला यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो रही हैं। और करंट प्लान्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो कोयले का जो प्रोडक्शन है अंगुल के अंदर ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, 2050 तक और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। बहुत सारे रिजर्व्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारा कोयला यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिससे कि यहाँ पर इनकी इकोनॉमी चल रही है। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए। क्वेश्चन यहाँ पर क्या उठाए, वेयर द कोल इकोनॉमी इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, यानी कि जब आप लोग देखोगे ना कि भाई एक एरिया है जिसकी इकोनॉमी कोयले की वजह से ग्रो कर रही है, तो हम लोग कैसे नेट जीरो का एमिशन का जो हमारा नेट जीरो का टारगेट है वो कैसे लागू कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, हाउ डू वी क्लोज द माइंस एंड इंडस्ट्रीज, कैसे हम लोग वहाँ की जो खदान इंडस्ट्रीज है उनको बंद कर दें, कैसे हम लोग यहाँ पर दूसरी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं कोल वर्कर्स के लिए, कैसे हम लोग ग्रीन इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन इन्वेस्ट करेगा पैसा। ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर उठते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोयला बहुत सारा है। अब सारा होने के बाद में आप देख पाओगे ये सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि उस कोयले का यहाँ पर किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर यह है कि हम लोग को एक ट्रांजिशन प्लान चाहिए, यानी कि चीज़ों को पूरी तरह से बदलना होगा।
एक स्टडी की जाती है, स्टडी के अंदर यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि देखो पॉसिबल यह है कि अंगुल के अंदर भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन अंगुल के अंदर आपको चीज़ें बदलनी होंगी, ट्रांजिशन प्लान लेना होगा। प्लान यह है कि आज के टाइम पर ये लोग कोयले के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, कोयले का उपयोग कर रहे हैं, तो करना क्या होगा, उस कोयले के उपयोग को कम करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कंपनसेशन चाहिए। पहली बात तो बहुत सारा पैसा चाहिए, करोड़ रुपया यहाँ पर चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्लस और क्या करना होगा, वहाँ की इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना होगा। अंगुल की जो इकोनॉमी है वो आज के टाइम पर मेनली कोयले के ऊपर डिपेंड है, तो कोयले के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करने के बाद में वहाँ के एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा, फॉरेस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा, जंगल को लगाओ, सर्विस सेक्टर को बढ़ाओ, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दो, ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ाओ, रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट करो, हाइड्रोजन को इंक्रीज करो। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि कोयले के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म होकर इस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकें। दूसरा यहाँ पर रीपर्पजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बहुत सारी कोयले की खदान आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे कोयला खत्म है, कुछ ऐसे खराब एरियाज पड़े हुए हैं, तो बेसिकली उनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर फूड पार्क बनाने के लिए, सोलर पैनल्स को लगाने के लिए, टूरिज्म के लिए, बहुत सारी तरीके से यहाँ पर उसका उपयोग किया जा सकता है, उससे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, यानी बंजर ज़मीन से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा रीस्किलिंग एंड स्किलिंग ऑफ वर्कफोर्स, यानी कि जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं आज के टाइम पर, जो कोयले सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर उन लोगों को आपको स्किल्स प्रोवाइड करवानी होंगी, कुछ यहाँ पर नई चीज़ें सिखानी होंगी, कैसे हम लोग इकोनॉमी को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, कैसे हम लोग इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ावा दे पाएंगे, तो वो कुछ नई चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा सकती हैं, स्किल्स प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं लोगों को। प्लस यहाँ पे आज के टाइम पर जो भी कोयले से पैसा आ रहा है उसका एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर देखना होगा। जो अंगुल की इकोनॉमी आज के टाइम पर वो कोयले से बहुत सारा पैसा कमा रही हैं, तो इसके बदले में एक सब्स्टिट्यूट के ऊपर, एक दूसरे रेवेन्यू के ऊपर काम करना होगा जो कि अंगुल को पैसा कमा के दे कि उनकी इकोनॉमी चलती रहे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे एक सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो अंगुल जो है ना एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं है, लोगों के पास में इतना पैसा यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड के साथ साथ क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया भी है, पोल्यूशन आपको वहाँ पे बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जिसको देखते हुए हम लोग ये बता सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट है इसको ज़रूरत है एक हाई इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वाटर के ऊपर, लोगों को यहाँ पर एक सस्टेनेबल लाइफ दिया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे काम कर सकते हैं, तो ऐसे एक कोल इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट करने का पीछे का एक सिंपल सा प्रोसीजर यह है कि भैया जहाँ पर कोयले के ऊपर वो डिपेंडेंट है, कोयले की बजाय कुछ 8-10 चीज़ें और देखो, उन 8-10 चीज़ों को मजबूत कर दो, कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी को ख़त्म कर दो। ये बेसिकली यहाँ पर कहने का पर्पज़ है ऑथर का। आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा एडिटोरियल काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। ये आप लोग यहाँ पर पढ़ पाओगे, अपने जो PDF है उसमें से इसका यूज़ कर पाओगे, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला जो एडिटोरियल है ये बात करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से संबंधित। अब ये आर्टिकल एडिटोरियल बहुत ज़्यादा चर्चा में है पिछले कुछ टाइम से, मतलब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली बैटरी स्वैपिंग का बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो एक शानदार सा आर्टिकल लिखा गया बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में, तो वो क्या है आओ इसको समझते हैं। देखो आज के टाइम पर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, अभी हमने पोल्यूशन के बारे में काफ़ी पढ़ा, तो हम लोग फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए, इस चीज़ के ऊपर लगातार फोकस किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी अगर हम लोग बढ़ावा दें तो इसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारी बैटरीज चाहिए। अब बैटरीज को यहाँ पर चार्ज करने के लिए अगेन बहुत सारा पावर चाहिए, तो उसमें भी एक इशू है। तो कुछ कहीं ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल ना डेवलप करें हम लोग कि उसके अंदर बैटरी को चेंज कर लिया जाए। यानी कि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो पावर है वो काफ़ी कम है, क्या लंबे दौर पर लेकर जा सकते हो, लंबे एरिया पे लंबे टूर पर नहीं लेकर जा सकते। बीच में बैटरी खत्म हो जाएगी तो आपको चार्ज करना पड़ेगा, चार्जिंग स्टेशन पर घंटा भर रुकना पड़ेगा, है ना, चार्जिंग करने के लिए रुकना पड़ेगा। तो रुकने से अच्छा बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर आए ना, बैटरी स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट लाएं। बैटरी स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा कि भैया आप आए यहाँ पर, आपकी स्कूटी की बैटरी खत्म हो गई तो अपनी बैटरी निकालो, इस मशीन के अंदर वो बैटरी डालो, ये बैटरी चार्जिंग पे लग जाएगी और ये जो मीटर है उसको कनेक्ट करेगा, और फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पर ये चार्जिंग पे लगेगी आपको दूसरी बैटरी जो फुल चार्ज होगी वो निकाल कर दे देगा। तो आपको फुल चार्ज वाली बैटरी मिल जाएगी। आप क्या करोगे, अपने स्कूटी के अंदर डालोगे इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर इस स्कूटी को डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है कि आप आराम से यहाँ पर बैटरी को निकालोगे और यहाँ पर डाल सकते हो, ऐसे रख दोगे, ये अपने आप में यहाँ पर फिट हो जाएगी और चला सकते हो अपनी स्कूटी को। मतलब कस्टमर फ्रेंडली आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप आराम से यूज़ कर पाओगे। तो बेसिकली ऐसे वाले स्टेशन की ज़रूरत है, यानी कि आपकी गाड़ी के अंदर
अगर आप लंबे जगह पर जा रहे हो तो ऐसा नहीं, चार्जिंग खत्म होने का डर नहीं है। रास्ते में चार्जिंग खत्म हो रही है, भाई रुके, आपको स्टेशन मिला ये वाला, आपने एक बैटरी अपनी वाली निकाल के डाल दी, चार्जिंग पे लग गई, फुल चार्ज वाली बैटरी आपको मिल जाएगी और वो आप लगा कर वापस आगे बढ़ सकते हो। तो इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। तो ये बेसिकली बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के अंदर देखने को मिलेगा। तो बैटरी स्वैपिंग बेसिकली एक मैकेनिज्म, एक ऐसा तरीका है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज बैटरी से एक्सचेंज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसको बदल कर चार्ज वाली निकाल कर उसको लगा लेंगे। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और यहाँ पे आप बहुत लंबी दूर तक गाड़ी को लेकर जा सकते हो, आपकी गाड़ी बिल्कुल भी डाउन नहीं होगी। और बैटरी स्वैपिंग बेसिकली अभी छोटे छोटे व्हीकल्स के लिए लेकर आई जा रही है, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के लिए यहाँ पर लेकर आई जा रही है। लेकिन आने वाले टाइम पर बड़े बड़े जो हमारे व्हीकल्स होंगे उसके लिए भी हम लोग बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, बैटरी स्वैपिंग को लेकर आया जाए। ठीक है ना। तो ये टेक्निक आपको समझ में आई। इसके लिए इंडिया के अंदर रिसेंटली बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को एक नीति को लेकर आया गया था। अब वो पॉलिसी क्या है, हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से चलते हैं। इस पॉलिसी के बारे में यहाँ पे राइटर ने आर्टिकल में जिक्र किया है। तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पर मिनिमम टेक्निकल स्टैंडर्ड रहेगा। ज़्यादा कोई दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। एक जगह से बैटरी निकालो, अपनी गाड़ी के अंदर डालो, गाड़ी चार्ज हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आप बैटरी को भी चार्जिंग पे लगा पाओगे। तो कोई भारी काम नहीं है, यहाँ पर बहुत आराम से कर सकते हो, कस्टमर फ्रेंडली है, ये आपको सबसे पहला चीज़ देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर बताया गया है भाई हमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना होगा बैटरी प्रोवाइडर्स को। यानी कि पहली बात देखो, जो बैटरी प्रोवाइडर्स है ना उनको एक सपोर्ट देना होगा, नहीं तो फिर वो जो बैटरीज है वो बन नहीं पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बैटरीज जो हैं वो बन पाएंगी। बैटरी प्रोवाइडर्स को एक सपोर्ट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल हो पाएंगे। तीसरा, इस पॉलिसी के अंदर ये बोला गया है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। यानी कि ये पॉलिसी यहाँ पर बोलती है कि जो बैटरीज होंगी, जो स्वैपेबल बैटरीज होंगी ना, इसके ऊपर एक यूनिक सा आइडेंटिफिकेशन नंबर हुआ करेगा और वो जो नंबर है वो उस बैटरी को बनाते वक्त उस नंबर को लगाया जाएगा। और उस नंबर से फ़ायदा क्या होगा, उस नंबर से हम लोग उस बैटरी को ट्रैक कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे वो बैटरी कहाँ पर है, कहाँ पर चल रही है, तो उसको मॉनिटर कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। तो ये भी इस पॉलिसी के अंदर बोला गया। फिर अब ये सारी चीज़ें यानी कि पूरा का पूरा बैटरी स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट जो है इसको लागू करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सी बॉडी है, एक नोडल एजेंसी है, उसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ध्यान रखना, एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ये पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इम्प्लीमेंट करेगी और इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इस पूरे के पूरे नेटवर्क को पूरे देश में बढ़ाया जाए। तो ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन बने इसके लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलेगी। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, फिर ऑथर मेंशन करते हैं कि इस पॉलिसी की हमें आवश्यकता क्यों है, क्यों चाहिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। उसके पीछे के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण देखो, जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, ये पहले जो आया करते थे उसके अंदर फिक्स्ड बैटरीज हुआ करती थी। बैटरी बिल्कुल फिक्स है। करना क्या है, आपने बैटरी यूज़ कर ली अपने गाड़ी की तो गाड़ी को चार्जिंग पे लगाओ, चार्जिंग पे लगाओ, फिर उसके बाद चार्ज होगी, उसके बाद आप लोग दोबारा से गाड़ी को चला पाओगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना क्या था मामला, बैटरी फिक्स हुआ करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में आप लोग देखोगे कि अब चीज़ें बदल रही हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इस बैटरी स्वैपिंग को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर लिया गया है। तो अब ज़रूरत यह है कि इन सभी जो व्हीकल्स हैं उनको इस प्रकार से डेवलप किया जाए कि उनके अंदर इस बैटरी स्वैपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है ना। अब ऑब्वियस ही बात है, देखो बैटरी को चार्ज करने के लिए भी आपको बड़े बड़े स्टेशन बनाने पड़ेंगे हर जगह पर, और शहर वाले कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर जगह की ऑलरेडी काफ़ी हद तक कमी है। तो कैसे आप चार्जिंग स्टेशन बनाओगे। और इंडिया के अंदर आप देखोगे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, उसको बूस्टअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ को ठीक करने के लिए, इन इश्यूज़ को निपटाने के लिए हम लोग इस पॉलिसी को लेकर आ सकते हैं। इस पॉलिसी के माध्यम से क्या होगा, हम लोग बैटरी स्वैपिंग को एक तरीके से बढ़ावा देंगे, और बैटरी स्वैपिंग को बढ़ावा देंगे तो ऑब्वियस ही बात है उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ज़्यादा प्रमोट होंगी। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा कि हाँ हम लोग यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही परचेज़ करें, क्योंकि लोग आज के टाइम पर एक कंसर्न में रहते हैं कि यार कि इसकी चार्जिंग खत्म हो गई तो क्या करेंगे। लेकिन ये जब कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा ना तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज़ करते हुए नजर आएंगे। तो इस पॉलिसी का इंपॉर्टेंस यही नज़र आएगा कि सबसे पहली बात तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बोनाइज कर देगा, यानी कि ज़्यादा लोग यहाँ पर
कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करें। और इंडिया ने जो 2070 तक का टारगेट रखा है, नेट ज़ीरो टारगेट रखा है, हम लोग पोल्यूशन को बिल्कुल कम कर देंगे, तो ये टारगेट हम लोग आराम से अचीव कर पाएंगे। क्योंकि दिक्कत यह है कि करंट टाइम पर जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ना, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है कार्बन एमिशन के अंदर। यानी जो आज के टाइम पर पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, इस पोल्यूशन के पीछे का रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपको देखने को मिलेगा। इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से 33% के आसपास आज के टाइम पर पर्टिकुलेट मैटर का पोल्यूशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगी तो ये पोल्यूशन कम होने लगेगा। जो हमारा टारगेट है 2070 तक का पोल्यूशन को कम करने का, वो टारगेट हम लोग अचीव कर पाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंस ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है ना, उसको एक पुश मिलेगा। ओवरऑल इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है साल 2021 में, ये लगभग $1434 बिलियन का था। लेकिन अगर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो 2027 तक हम लोग इस मार्केट को बहुत बड़ा पहुंचा देंगे। $15,397.19 बिलियन तक का मार्केट पहुंचा सकते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो सकती है आने वाले टाइम पर, अगर बैटरी स्वैपिंग को हम लोग लागू कर दें तो। आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये एडिटोरियल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद कुछ और दो चीज़ें यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं। जब भी बात की जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आपको ध्यान रखना है, दो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करती हैं। तो सरकार ने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स को लॉन्च किया है। वो इंपॉर्टेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं? एक है फेम स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम। दूसरी यहाँ पर स्कीम आती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये दो स्कीम्स आपको देखने को मिलती हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज़्यादा प्रमोट करने में मदद करती हैं। तो ये अलग से ऐड किया गया पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का है। यहाँ पर एनसीआरबी का डेटा बताया गया है। आपको पता होगा एनसीआरबी ने साल 2021 की पूरी क्राइम की रिपोर्ट पब्लिश करती है। उसी रिपोर्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या है मुद्दा, देखो यहाँ पर समझो। एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये क्या करता है ना, पूरे साल के अंदर कितने कितने क्राइम्स हुए, कितने कितने अपराध हुए, उसकी रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। तो साल 2021 की यहाँ पर जो पूरी रिपोर्ट है ये एनसीआरबी ने जारी कर दी है। साल 2021 में कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में किस किस प्रकार के क्राइम हुए हैं, वो सारी रिपोर्ट आ चुकी है। तो आने वाले टाइम पर बहुत सारे एडिटोरियल्स के अंदर इस एनसीआरबी के क्राइम के बारे में चर्चा होने वाली है, इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा होने वाली है। तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे रिपोर्ट का डिस्कशन जो है ना, मैं इसी आर्टिकल में करने वाला हूँ। पूरे रिपोर्ट के बारे में चर्चा यहाँ पर मैं आपको A to Z सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। आने वाले टाइम पर कोई भी रिपोर्ट के बारे में चर्चा होती है तो आप लोग यहीं से चीज़ों को कवर कर लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी एक छोटा सा क्लिप काट के मैं कोशिश करूँगा दूसरे वाले चैनल पर अपलोड कर दूँ। चलो एनसीआरबी के डेथ और सुसाइड की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट के अंदर सारे क्राइम्स को कवर किया गया है। क्राइम अगेंस्ट वेमेन क्या है, ठीक है ना, वेमेन के प्रति कितना कितना क्राइम हुआ है, कहाँ कहाँ पर हुआ है, कौन कौन से राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ है वेमेन के प्रति, सुसाइड के मामले कितने आए हैं, कौन से राज्य में सुसाइड के मामले कितने ज़्यादा आए हैं, क्राइम का रेट स्तर क्या है, वो सारी बातें हमें बताई गई हैं। तो पहला पॉइंट इस रिपोर्ट के अंदर है, व्हाट आर द रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स फॉर क्राइम अगेंस्ट वेमेन। जो वेमेन के अगेंस्ट में, महिलाओं के अगेंस्ट में जो अपराध हुआ है ना, उसका क्या सिनेरियो है। तो उसके सिनेरियो में पहले अगर हम लोग बात करें नेशनल लेवल पर, पूरे कंट्री के लेवल पर अगर हम लोग देखें तो पूरे कंट्री में जो क्राइम है अगेंस्ट वेमेन वो इंक्रीज़ हुआ है। साल 2020 में ये क्राइम 56.5% के आसपास था। साल 2021 की रिपोर्ट है ये, यानी पिछले साल कितना क्राइम हुआ, तो पिछले साल आप देखोगे 64.5%। तो ओवरऑल पूरे देश भर में अगर हम लोग बात करें वेमेन के प्रति, महिला के प्रति जो क्राइम है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया, 31.8% के आसपास यहाँ पर कौन से केसेस निकल कर आए जहाँ पर हस्बैंड के थ्रू अत्याचार किया गया, वीमेन के ऊपर हस्बैंड के थ्रू यहाँ पर निर्दयता दिखाई गई है। तीसरा यहाँ पर बताया गया 17.6% के केसेस किडनैपिंग के निकल कर आए हैं, एब्डक्शन के निकल कर आए हैं, और 7.40% के जो केसेस हैं वो यहाँ पर रेप के भी निकल कर आए हैं। तो मतलब ये ओवरऑल नेशनल डेटा है, पूरे देश भर में यहाँ पर कितने कितने प्रतिशत कौन कौन से केसेस निकल कर आए ये यहाँ पर बताया गया। 64% यहाँ पर वेमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम हुआ, 31.8% क्रुएल्टी हस्बैंड के थ्रू जो दिखाई गई है, 17.6% किडनैपिंग के और 7.40% रेप के। अब इसी में हम लोग जब स्टेट की बात करते हैं तो कौन से राज्य ने टॉप किया। देखो जो हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम वेमेन के अगेंस्ट में हुआ है साल 2021 में, ये असम के अंदर सबसे ज़्यादा रजिस्टर किया गया है। असम के अंदर 168.3% के आसपास। फिर उसके बाद असम के बाद ओडिशा, हरियाणा, देन तेलंगाना, देन राजस्थान।
ये कुछ आपको टॉप 5 राज्य देखने को मिलेंगे जहां पर वेमेन के प्रति जो क्राइम है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी नागालैंड यहाँ पर एक ऐसा स्टेट निकल कर आया है जहाँ पर वेमेन के प्रति क्राइम सबसे ज़्यादा लोवेस्ट, सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। पिछले 3 सालों में सबसे कम क्राइम यहाँ पर रजिस्टर हुआ है। तो ये तो बात हो गई स्टेट की। अब वेमेन के प्रति क्राइम के बारे में बात करें यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो स्टेट तो क्लियर हो गया कौन कौन से राज्य टॉप करते हैं क्राइम के मामले में और कौन सा राज्य के अंदर क्राइम कम रजिस्टर हुए हैं। लेकिन बात की जाए यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर दिल्ली के अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्राइम देखने को मिलेगा अगेंस्ट वेमेन। 2021 के अंदर ये लगभग 147.6% के आसपास क्राइम हुआ है। तो ये बात हो गई यूनियन टेरिटरी की। अब बात करते हैं शहरों की, तो जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा आपको क्राइम रेट देखने को मिलेगा 194% का। फिर जयपुर के बाद में दिल्ली, देन उसके बाद इंदौर, देन उसके बाद लखनऊ आपको देखने को मिलेगा। चेन्नई और कोयम्बतूर जो दोनों चेन्नई के अंदर हैं, यहाँ पर एक लोवेस्ट रेट देखने को मिल जाता है क्राइम का, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। बाकी जो दिल्ली है वो टॉप पर आपको नजर आएगा। शहर के मामले में दिल्ली टॉप पर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको वेमेन के अगेंस्ट में क्राइम देखने को मिलेगा। तो क्राइम अगेंस्ट वेमेन का टॉपिक यहाँ पर हमने देखा। फिर उसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी डेथ के बारे में चर्चा की जा रही है, यानी घरेलू हिंसा के केसेस कितने आए हैं, प्लस यहाँ पर जो दहेज को लेकर, यानी कि जो दहेज को लेकर महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिला की मृत्यु हुई है, उस प्रकार के केसेस कितने आए हैं। तो लगभग केवल 507 केसेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि घरेलू हिंसा वाले देखने को मिले हैं, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर रजिस्टर करे गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो केसेस घरेलू हिंसा के निकल कर आए हैं ना, वो बेसिकली यहाँ पर केरला के अंदर आए। केरला के अंदर लगभग 270 केसेस फाइल करे गए थे। उसके बाद यहाँ पर आप देखो पाओगे 6589 जो केसेस हैं डाउरी डेथ के, यानी कि दहेज वाले को लेकर, दहेज का मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो महिला है उसकी जो हत्या कर दी गई है। तो इस प्रकार के जो केसेस हैं ना, वो साल 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा रजिस्टर करे गए हैं यूपी और बिहार के अंदर में। तो डाउरी डेथ वाला मुद्दा, दहेज वाला जो मुद्दा है, सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में देखने को मिलेगा। बाकी घरेलू हिंसा वाला जो सबसे ज़्यादा क्राइम है वो आपको केरला में देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर एनसीआरबी का ये डेटा बोलता है। अगर आप लोग इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहते हो तो ये आपको नज़र आएगा। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको क्राइम अगेंस्ट वेमेन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि साल 2019 के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको ये 5 बार्स दिख रहे हैं। ये जो 5 बार नज़र आ रहे हैं, ये अलग अलग स्टेट को इंडिकेट करते हैं। रेड वाला असम है, ब्लू वाला ओडिशा है, येलो वाला हरियाणा है, और ब्लू वाला तेलंगाना है, और ग्रीन वाला राजस्थान है। तो 2019 के अंदर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर इस प्रकार से केसेस रहा करते थे। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस रहा करते थे क्राइम अगेंस्ट वेमेन। 2021 के अंदर देखोगे तो असम के अंदर भी बढ़ते हुए नजर आए, देन उसके बाद ये कुछ स्टेट सब बढ़ते हुए नजर आए, और राजस्थान के अंदर भी इंक्रीज होते हुए नजर आए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। आप लोग एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो ये है जो कि बहुत कॉमन है हर चीज़ में। आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि साल 2019 में जो क्राइम है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ कर रहा था। साल 2020 में क्राइम कम हो गया, फिर साल 2021 में वापस से क्राइम बढ़ गया। ऐसा क्यों? साल 2019 में कोरोना की शुरुआत नहीं हुई थी। साल 2019 के अंत में कोरोना की शुरुआत हुई। साल 2020 में कोरोना एंटर हो चुका था, 2020 के अंदर पूरा टाइम कोरोना रहा, 2021 में सिचुएशन इंप्रूव हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोरोना जब चल रहा था तब केसेस कम आ रहे थे, देश के अंदर क्राइम कम हो रहा था, लेकिन कोरोना जैसे ठीक होता है उसके बाद से क्राइम वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। ठीक है ना। तो वही सारा डेटा यहाँ पे बताया गया है। बच्चों के अगेंस्ट अगर आप लोग क्राइम देखोगे तो 2019 के अंदर 7000 के आसपास है, 2020 में एक कम हो जाता है, 2021 में वापस से बढ़ जाता है। क्यों? वही कोरोना की वजह से। वैसे क्राइम अगेंस्ट वेमेन को देखोगे तो 2019 में ये 12000 के आसपास है, 2020 के अंदर कम होता है, लेकिन 2021 के अंदर वापस से बढ़ जाता है। और जो बूढ़े लोग हैं उनके प्रति जो क्राइम हो रहा है वो भी यहाँ पर इसी प्रकार से आपको नजर आएगा। 2019 में यहाँ पर है, 2020 में कम हुआ, 2021 में ज़्यादा हो गया। ऐसे ही आपको साइबर क्राइम के केसेस देखने को मिलेंगे और ऐसे ही आईपीसी के क्राइम्स के केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा डेटा भी एनसीआरबी का ही है। क्लियर हो गया? तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में हमने सारी चर्चा कर ली है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सुसाइड रेट के बारे में। कितने लोगों ने आत्महत्या करी है, सुसाइड करी है। अब जब हम लोग बात करते हैं आत्महत्या की तो यहाँ पर डेली वेजर का नाम आता है। डेली वेजर यानी कि जो रोज़ाना कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, रोज़ाना यहाँ पे कमाकर अपना जिंदगी जो है वो चला रहे हैं, रोज़ाना कमा के खा रहे हैं। तो जो डेली वेज अर्नर हैं, जिनकी रोज़ाना की मजदूरी वगैरह है, ये सबसे ज़्यादा इन्होंने सुसाइड करा है साल 2021 के अंदर, ये बताया गया। जो डेली वेज अर्नर है ना, ये सबसे बड़ा प्रोफेशन आपको देखने को मिलेगा ग्रुप वाइज, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सुसाइड किया है साल 2021 के अंदर। लगभग यहाँ पर 42,000 के आसपास सुसाइड्स देखने को मिली हैं डेली वेज अर्नर की साइड से। नेशनल लेवल पर आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ सुसाइड्स हैं हमारे देश में वो साल 2021 के अंदर बढ़ी हैं।
सुसाइड्स यहाँ पर 7.17% से इंक्रीज होती हुई नजर आई हैं। जो नंबर ऑफ सुसाइड्स आपको डेली वेज वाले ग्रुप में देखने को मिलेगी, यानी कुछ ऐसे लोग जो कि रोजाना कमा कर खा रहे हैं, उनके अंदर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आई हैं। ज़िंदगी से परेशान थे तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे इसी वजह से सुसाइड्स का रेट जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। जो सुसाइड का रेट है ना डेली वेज वर्कर्स के अंदर, उसको ग्राफिक के तौर पर देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। 2014 से देखोगे तो लगातार एक ग्राफ उठता हुआ नजर आ रहा है। आज के टाइम पर 2021 के अंदर बहुत सारी सुसाइड्स की गई हैं डेली वेज अर्नर्स के थ्रू, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब रोज़ाना जो कमा रहे हैं खा रहे हैं वो तो सुसाइड कर ही रहे हैं। उसके बाद जो फार्मिंग सेक्टर है तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि किसानी कर रहे हैं, फार्मर्स जो हैं उन्होंने भी बहुत सारी सुसाइड करी हैं। तो जो फार्मर्स की हम लोग बात करेंगे तो फार्मर्स ने भी साल 2021 में बहुत सारी सुसाइड करी हैं। इनका भी एक वन ऑफ द हाईएस्ट रेट देखने को मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों ने सुसाइड करी है, आत्महत्या करी है, इसके पीछे का क्या है रीज़न? 3 रीज़न बताए जा रहे हैं। सबसे पहला रीज़न देखो, 33.2% के जो भी सुसाइड हुई है उसके पीछे का रीज़न था फैमिली प्रॉब्लम्स। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स से अलावा यहाँ पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होगी। 4.8% केसेस में देखने को मिला है मैरिज रिलेटेड, यानी शादी से संबंधित कुछ दिक्कतें हो गई। और 18.6% के आसपास यहाँ पर रीज़न कुछ बीमारियों का रीज़न है जिसकी वजह से सुसाइड्स हुई हैं। यानी कि कुछ लोगों के अंदर बीमारी होगी जिसकी वजह से परेशान होंगे तो उसकी वजह से सुसाइड कर ली होगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर इतने आपको अलग अलग रीजन्स देखने को मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब सुसाइड के मामले में कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, महाराष्ट्र ने यहाँ पर आप कह सकते हो पूरे देश को टॉप कर लिया। महाराष्ट्र के अंदर जो नंबर ऑफ सुसाइड्स हैं साल 2021 के अंदर वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र के बाद में तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद में आपको मध्य प्रदेश देखने को मिल जाता है। साल 2021 में महाराष्ट्र ने लगभग 13.5% का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है टोटल नंबर ऑफ सुसाइड्स के अंदर में। यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स देखने को मिलेंगी, लगभग 2840 के आसपास। ये सुसाइड्स की बात हो गई। अब बात करते हैं क्राइम रेट्स के बारे में। तो जो क्राइम है ना वो साल 2021 में रेप, किडनैपिंग, कुछ इस प्रकार के क्राइम्स जो हैं सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। पेंडेमिक के टाइम पे हमने देखा ये क्राइम थोड़े से कम हो गए थे साल 2020 में, लेकिन साल 2021 में वापस से क्राइम इंक्रीज हो चुके हैं। जैसे रेप के केसेस यहाँ पर 13% से इंक्रीज होते हुए नजर आए, किडनैपिंग के केसेस 20% से, और मर्डर के केसेस भी आप देखोगे तो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। मर्डर के केसेस इनफैक्ट साल 2020 में भी बढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो मर्डर्स देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार और महाराष्ट्र के अंदर भी सबसे ज़्यादा मर्डर्स देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद में बच्चों के प्रति जो क्राइम हुआ है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसको लेकर क्या डेटा है? जब क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन को देखोगे ना तो बेसिकली यहाँ पर ये पेंडेमिक से पहले का जो समय था उसको भी क्रॉस कर चुका है। मतलब आज के टाइम पर साल 2021 में हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे रहे हैं। बच्चों के प्रति जो क्राइम हुआ है उसको लेकर लगभग 1.49 लाख के आसपास केसेस देखने को मिले हैं। मतलब 2019 से भी हालात काफ़ी बदतर हैं। अब यहाँ पे बच्चों के प्रति जो क्राइम हो रहा है इसमें कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हालात बेकार देखने को मिलेंगे? तो आपको सिक्किम नज़र आएगा। सिक्किम के अंदर सबसे ज़्यादा रेट सेक्सुअल ऑफेंसेस का आपको देखने को मिलेगा। सिक्किम के बाद केरला, मेघालय, हरियाणा और मिजोरम के अंदर भी आपको कुछ इस प्रकार से केसेस नज़र आएंगे। तो ये सारा डेटा किसने दिया है? ये सारा डेटा दिया है एनसीआरबी ने। ध्यान रखना एनसीआरबी के बारे में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अब ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्या है? ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। एनसीआरबी का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसको सेटअप किया गया था, यानी बनाया गया था 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि क्राइम को लेकर मैं रिपोर्ट पब्लिश करूंगा, और हर साल यहाँ पर इस प्रकार से रिपोर्ट आती है कि देश में कौन कौन से सेक्टर में किस किस प्रकार से और कहाँ कहाँ पर कितना कितना क्राइम हुआ है। अब एनसीआरबी का फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। देखो एनसीआरबी क्या करता है ना, क्राइम्स के अलावा भी कुछ और पब्लिकेशंस, कुछ और रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। जैसे क्राइम्स इन इंडिया हो गया, एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड्स, यानी एक्सीडेंट की वजह से कितनी डेथ हुई है, सुसाइड्स कितने लोगों ने करी है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि कितने लोग जेल में आज के टाइम पर देखने को मिल जाते हैं, या फिर जो मिसिंग वीमेन और चिल्ड्रन है इंडिया के अंदर, उसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स लेकर आता है। तो ये कुछ और भी पब्लिकेशंस जो कि एनसीआरबी करता है, और ऐसे भी क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं, तो आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये था हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा। भले ही आपने आज यहाँ पर हिंदू न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो, मतलब फिर भी उसके अलावा भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एनपीपीए ये क्या है? देखो ये न्यूज़ में कुछ यहाँ पे 4 फैक्ट्स न्यूज़ में है, उन 4 फैक्ट्स को कवर करेंगे और फिर उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे।
इन फैक्ट्स के अंदर सबसे पहला आता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए। ये क्या है? देखो रिसेंटली क्या हुआ है, इसका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन किया गया है। अभी यहाँ पर इसको काफ़ी साल हो चुके हैं इस बॉडी को। तो ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में आती है। ध्यान रखना, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को बनाया गया था 1997 में। और ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है फॉर प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स, यानी जो दवाइयाँ होती हैं उसके प्राइस को सेट करने के लिए, यहाँ पर उसको रेगुलेट करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया है। ये क्या करती है? ये यहाँ पर ड्रग्स प्राइस कंट्रोल के ऑर्डर को एक तरीके से लागू करती है, यानी जो भी दवाइयाँ होती हैं उसके प्राइस कंट्रोल को लेकर एक बॉडी बनाई गई है। इसके ऑर्डर को लागू करने का काम इसी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का है। इसका काम यह है कि इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उसको मेंटेन करने का काम करना। ठीक है ना? तो ये बातें आपको देखने को मिलती हैं। रिसेंटली यहाँ पर ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से संबंधित कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स करे गए हैं। इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 को लेकर आया गया। ये बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर आया गया है। मान लो फार्मास्यूटिकल सेक्टर यानी कि दवाइयों से संबंधित आपको कोई बिजनेस करना है, तो अलग अलग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगह पर लेने पड़ते हैं, बहुत सारी जगह पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत भागादौड़ी करनी पड़ती है। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई बिजनेस करना चाहता नहीं है, तो उसका एक सोल्यूशन लेकर आया गया कि सिंगल विंडो सिस्टम में एक आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा। आप सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से ले सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन एक ही जगह पर कर सकते हो, जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा? मेडिसिन के अंदर जो बिजनेस सेक्टर है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे फार्मा सही दाम 2.0 ऐप को लेकर आया गया है। इस ऐप के अंदर कुछ जो फीचर्स है उसको अपडेट कर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ जो व्यक्ति हैं, यानी कि आप हो, मैं हूँ, कोई भी कंज्यूमर्स हैं, वो अपनी कंप्लेंट वगैरह भी यहाँ पे जारी कर सकता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में। दूसरा जो प्रीलिम्स फैक्ट है वो है स्नेक बाइट्स के बारे में, यानी स्नेक बाइट्स जो इंडिया के अंदर हैं, इस प्रकार के केसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखो रिसेंट अकॉर्डिंग के अगर हम लोग बात करें रिसेंटली, तो ऑलमोस्ट जितनी भी दुनिया भर में डेथ हुई हैं सांप के काटने की वजह से, तो इसकी ज़्यादातर डेथ यहाँ पर, मतलब जितनी दुनिया भर में डेथ हुई हैं उसकी ज़्यादातर डेथ यहाँ पर इंडिया में हुई हैं, मतलब आधे से ज़्यादा डेथ इंडिया में हुई हैं। ऐसा यहाँ पर रिसेंटली एक रिपोर्ट आती है। तो स्नेक बाइट क्या एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है जिसके ऊपर हम लोग प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते हैं। और आज के टाइम पर आप कह सकते हो दुनिया भर में जितने केसेस आ रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया के अंदर लगभग 300 से ज़्यादा प्रजातियां आपको इन अलग अलग स्नेक्स की देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से 60 से ज़्यादा जो स्नेक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जहरीले माने जाते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अगर हम लोग बात करें तो ये प्लान करता है कि ये क्या करेगा, इन्होंने प्लान किया कि हम लोग एक डेडिकेटेड नेशनल प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे जो कि स्नेक बाइट को रोकने का मदद करेगा। तो स्नेक बाइट अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। इससे पहले भी जो ICMR ने एक नेशनल टास्क फोर्स को बनाया था ताकि स्नेक बाइट वाले मामले के ऊपर रिसर्च कर सके और ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करवा सके, ठीक है ना। बाकी एक और प्रीलिमिनरी फैक्ट है जो कि ज़ॉम्बी आइस। ज़ॉम्बी आइस चर्चा में, ज़ॉम्बी आइस क्या है? देखो ज़ॉम्बी आइस की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली आपको ये ग्रीनलैंड पर देखने को मिलेगा। ये बर्फ़ का टुकड़ा है जो कि अलग हो चुका है और ये बर्फ़ का टुकड़ा लगातार पिघल रहा है। और ये अगर बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाता है तो इससे समुद्र का स्तर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लगभग 10 इंच से समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और 10 इंच से समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है, इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। आसपास के जो भी एरियाज़ होंगे वो डूब जाएंगे। तो ग्रीनलैंड आपको यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें तो यहीं पर एक ज़ॉम्बी आइस आपको देखने को मिलेगा। तो ज़ॉम्बी आइस बेसिकली एक बड़े से बर्फ़ का टुकड़ा है जो कि यहाँ पर पिघलेगा, तो ये जो कि पिघल रहा है और अगर तेज़ी से ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है ये बर्फ़ का टुकड़ा, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, दुनिया भर में जो समुद्र का स्तर है वो 10 इंच से बढ़ जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो कुछ एरियाज़ तो पक्का डूबने वाले हैं। तो ज़ॉम्बी या फिर इसको डूम्ड आइस के नाम से जाना गया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ज़ॉम्बी आइस क्या है ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ग्रीनलैंड से बिलोंग करता है और बोला गया कि ये पिघल रहा है और पिघलेगा तो इससे दुनिया भर के अंदर स्तर जो है पानी का वो बढ़ जाएगा। फिर एक फैक्ट है यहाँ पर प्लेसेस इन न्यूज़। कुछ जगह न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था कि आपको गिब्राल्टर न्यूज़ में देखना है। तो गिब्राल्टर बेसिकली यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर बोला गया था। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट बेसिकली एक जगह होती है जो कि दो बड़े बड़े समुद्र के हिस्से को कनेक्ट कर रही हो। जैसा आप लोग देखोगे यहाँ पर एटलांटिक ओशन है, पीछे मेडिटेरेनियन सी है, इन दोनों एरियाज़ को कनेक्ट करता है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर बीच में, है ना। तो ये है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर।
अब यहाँ पे गिब्राल्टर वाली जो जगह है वो बेसिकली आपको इधर ऊपर स्पेन के पास देखने को मिल जाती है। ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर हो गया। क्लियर हो गया। तो गिब्राल्टर यहाँ पर न्यूज़ में बना हुआ है, इसके बारे में ज़रूर से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, कौन कौन से दो बड़े बड़े सीज को ये कनेक्ट करने की बात करता है ना। उसके बाद में आज का ये आखिरी आर्टिकल है, लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है। देखो यहाँ पर मैंने आपको लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा रखा है, बहुत बार बता रखा है, लेकिन इस वाले आर्टिकल में कुछ डेटा दिया गया है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। बस मैं ये डिस्कस करूंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको पता है लंपी स्किन डिजीज़ क्या है, यानी गाय भैंसों के अंदर स्किन के ऊपर कुछ इस प्रकार से ये गांठें बन रही हैं, ये गांठों वाली डिजीज़ हो रही है, जिसको हम लोग लंपी स्किन डिजीज़ के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे भारत को चिंता करने वाली क्या बात है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि इंडिया को क्यों टेंशन लेना है लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से, तो टेंशन लेने वाली बात बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से क्या होगा, इन गाय भैंस के ऊपर बुरी तरह से अफेक्ट पड़ेगा और ये लोग अपना दूध का उत्पादन करना कम कर देंगे, मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और इससे हमारा जो इंडिया का डेयरी इंडस्ट्री है उसके अंदर 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इंडिया जो है यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूसर में वर्ल्ड्स नंबर 1 के अंदर में आता है। इसकी वजह से यहाँ पे हमारे इस स्टेटस के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया ने साल 2021 के अंदर 209 मिलियन टन के आसपास मिल्क का प्रोडक्शन किया था, इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं आज के टाइम पर वो देख पा रहे हैं कि इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से बहुत सारी गाय भैंसों की जान जा रही है, जिसकी वजह से ऑलरेडी मिल्क के प्रोडक्शन के अंदर एक गिरावट नज़र आ रही है। बहुत सारे डेयरी ऑपरेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर एक अफेक्ट पड़ेगा। प्लस बहुत सारे यहाँ पर आप देखोगे गांव वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो फैमिलीज़ है वो 2 से 3 गाय पाल लेते हैं और उसी से दूध का उत्पादन करके उनसे उनकी इनकम जनरेशन होता है, तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात है, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ गाय भैंसों के अंदर ही हो रहा है। आज के टाइम पर राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ये डिजीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, यूपी और अंडमान निकोबार आइलैंड तक भी ये बीमारी पहुँच चुकी है। सबसे पहली बार लंपी स्किन डिजीज़ कहाँ पे पाया गया था, तो सबसे पहली बार जाम्बिया के अंदर 1929 के अंदर पाया गया था। इस साल 2022 की बात करें तो इस साल सबसे पहली बार गुजरात के अंदर कच्छ में ये पाया गया। उसके बाद अंडमान निकोबार तक पहुंच चुका है और इसकी वजह से टेंशन बढ़ चुकी है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे बात करें, कोई भी इसका मतलब क्योर नहीं है, कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो मेडिसिन वगैरह आज के टाइम पर है नहीं। बस खाली है कि हम लोग ध्यान रख सकते हैं अपने गाय भैंस का, इस प्रकार से यहाँ पे काम कर सकते हैं। वैसे कोई भी वैसा यहाँ पर कोई भी दवाई नहीं देखने को मिलेगी, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं देखने को मिलेगी। बाकी ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है होती किसकी वजह से है, तो कैप्री पॉक्स वायरस है उसकी वजह से यहाँ पर ये बीमारी फैलती है। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ये किसी भी गाय भैंस को अगर हो जाती है तो इसमें लगभग 4 से 14 दिन लगते हैं। मतलब किसी गाय को हो गई बीमारी तो 4 से 14 दिन के अंदर यहाँ पर सिम्टम्स पता चलता है। सिम्टम्स के अंदर क्या है, भूख ना लगना, ठीक है ना, जो लिक्विड है वो टपकना, मुंह से पानी टपकना, जो सलाइवा है या फिर लार है वो टपकना, तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें जो है वो निकल कर आती हैं। ये कुछ यहाँ पर सिम्टम्स बन जाते हैं इस लंपी स्किन डिजीज़ के अंदर में। आई होप आपको ओवरऑल यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है, काफ़ी कुछ जानने को मिला है। अब वीडियो को समाप्त करेंगे। आज की वोकैबुलरीज नहीं लगा पाया हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो को तैयार करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल मॉर्निंग में, क्योंकि थोड़ी देर मैंने वेट किया, न्यूज़पेपर नहीं आया तो पीपीटी बनानी स्टार्ट कर दी थी ना। उसके बाद में 2020 का जो एक क्वेश्चन था प्रीलिम्स का, इसका आंसर क्या है, सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है कहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर आपको डी देखने को मिलेगा, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली पर आपको ये सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। नाउ इसी के साथ में हम लोग करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त, और मेक श्योर करना वीडियो को लाइक करो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख के जाओ, वीडियो कैसा लगा। और ऑब्वियस ही बात है कल न्यूज़पेपर आएगा तो कल वापस से न्यूज़पेपर से डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन डिस्कशन जाना था तो यहाँ पे आपको डिस्कशन प्रोवाइड करवाया गया है। मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।